वेरी वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप लोग बहुत अच्छे गए। यूपीएसआई की संघ और राज्य क्षेत्र की क्लास है। कल हो सकता है आपको कल आपको भारतीय कृषि का नामक टॉपिक मिल जाएगा। जहाँ तक है भारतीय कृषि मिल जाएगा। पढ़ाई तो आपने बहुत जगह भारतीय कृषि होगी, लेकिन आप पहली बार ऐसी भारतीय कृषि भी पढ़ने जा रहे होगे। और आपको जो यूपीएसआई का है, आपको सब कुछ टाइम टू टाइम मिल जाएगा, लेकिन हमें पूरा टाइम दे दिया करो कि हाँ आप अपना पूरा वर्क करके आओ। क्यों? क्योंकि हमें पता है कितना गहराई तक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आपके पॉलिटी की क्लास है और इतने पॉलिटी आपको पढ़नी ही पड़ेगी। संघ और राज्य क्षेत्र नामक का टॉपिक, इसको आज हम खत्म करेंगे। तो भाग एक संविधान का कहाँ से कहाँ तक, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक एक एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर, हर चीज़ को देख के हम तीन बुक्स पढ़ते हैं कम से कम। एक तो लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं और घटना चक्र पढ़ते हैं, और भी बुक्स हैं। उसके बाद नोट्स तैयार करते हैं। हमसे लोग पूछ रहे थे भैया आप नोट्स कहाँ से बनाते हो? आप भी इतनी बुक्स पढ़ पाओ तो वहाँ से आप नोट्स बना लो, क्योंकि एक बुक में हर चीज़ सफिशिएंट नहीं थी होती है। इसीलिए ये चीज़ हमें इस तरीके से पढ़ानी पड़ती है। तो आप देखिएगा, मैं गारंटी लेता हूँ यूपीएससी में आप जाओगे तो आप यहाँ से भी क्वेश्चन बाहर नहीं कर पाओगे इस बार। पूरा संविधान, क्यों टाइम भी हमारे पास अच्छा खासा आपका, ये दिसंबर तक आपका, मेरा दिसंबर जनवरी तक आपका संविधान खत्म हो जाएगा। ठीक है, और स्पेशल टॉपिक्स भी खत्म हो जाएंगे। 25 नंबर आपके खत्म हो जाएंगे, बचे 15 नंबर का मोल विधि, वो कभी भी करा देंगे, उसकी कोई टेंशन ही नहीं है। भारत संघ और उसका राज्य क्षेत्र, भाग एक, इसका नाम है भारत संघ और राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, संघ और राज्य क्षेत्र। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अनुच्छेद वन एक का में क्या दिया है? वन सब क्लास वन में क्या दिया गया है? इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत। इंग्लिश में ध्यान से देना कैसे लिखा है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। और हिंदी में क्या लिखा है? इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। देखो, इसमें हम कहानी सुनाए आपको कि भारत के 2 नाम क्यों लिए गए, इसे जानने की जरूरत है नहीं, कभी पूछा भी नहीं जाएगा, तो इसके लिए कोई ज़रूरत है नहीं पूछने। और जानने को हम 2 सेकेंड में बता भी देंगे कि जैसे कि भारत का नाम रखने के लिए संविधान में क्या नाम लिखा जाए। जैसे नहीं कि आपके मम्मी पापा नाम लिखाने जाते होंगे तो सोचते होंगे क्या नाम लिखा जाए, तो आपके हो सकता है 2 नाम हो, तो दोनों नाम लिखना जरूरी पड़ जाता है, भारत और इंडिया, हिंदी और इंग्लिश में। तो हिंदी में अलग होता है, इंग्लिश में अलग होता है, इसलिए उन्होंने कह दिया कि दोनों नाम लिख लो, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनिट ऑफ स्टेट्स, भारत राज्यों का संघ होगा। ठीक है, इंडिया जो कि भारत है। ठीक है, भारत को राज्यों ने मिलकर नहीं बनाया है, भारत को राज्यों ने मिलकर नहीं बनाया, भारत संघ से कोई राज्य अलग नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है कि देखो, कोई चीज़ मिलके बनी होती है तो उसे तोड़ा जा सकता है, और जो चीज़ कोई चीज़ मिलके ही नहीं बनी होती तो उसे कैसे तोड़ा जा सकता है? आप देखिएगा कि आपको कोई चीज़, ये छोटी 2-3 चीज़ें मिलके बना दिया जाए, जैसे कि एक तरफ ले लो पत्थर, एक तरफ ले लो से सीमेंट या कुछ भी ले लो, तो उन चीज़ों को जोड़ के, जैसे ईंट हो गई, मसाला हो गया, कंक्रीट, जो मसाला को ही कंक्रीट बोलते हैं, जोड़ दिया जाए तो उसे तोड़ा जा सकता है। लेकिन उनके पार्ट यार ज़्यादा क्यों खींचा जाए इसको, बस इतना ही तो है। छोड़ो, इस चीज़ को समझाने की ज़रूरत है ही नहीं। बस इतना समझो कि भारत है, जो राज्य हैं ये अलग हो नहीं हो सकते भारत के संघ से, बस इतना मानो। जैसे कि उत्तर प्रदेश चाहे कि हम अपना दूसरा राज्य बन जाए या दूसरा देश बन जाए तो कभी अलग नहीं हो सकता है, बस इतना इसका अर्थ है। अब देखो, परिसंघ, परिसंघ क्या होता है? जहाँ राज्य आसानी से टूट जाए, जहाँ राज्य जैसे कि आसानी से टूट जाए उसे परिसंघ बोलते हैं। इसका परिसंघ, इनकी परिभाषा कभी नहीं पूछी है, कि बस थोड़ा थोड़ा समझ लीजिएगा। फेडरेशन, आपसे क्वेश्चन जरूर आया था कि भारत फेडरेशन है या यूनियन है, तो भारत क्या है? यूनियन है, बस इतना याद रखना। संघ, कोई देश अनेक राज्यों से मिलकर बना है, जैसे यूएसएसआर अनेक राज्यों से मिलकर बना था, लगभग में उसके 15 टुकड़े हुए, किसके? यूएसएसआर के, पूर्व सोवियत रूस। ठीक है, तो अनेक राज्यों से मिलकर बना तो उसे बोलते हैं क्या? संघ, जो फेडरेशन होता है। परिसंघ कॉन्फेडरेशन क्या होता है? जहाँ राज्य आसानी से टूट जाए। और संघ, जिसे यूनियन बोलते हैं, यूनियन मतलब कि संगठन, यूनियन से वर्ड में ही ताकत रखती है, इसमें कोई राज्य अलग नहीं हो सकता। जैसे कि भारत, विभक्त राज्यों का अविभाज्य राज्य, मतलब देखो, जो भारत देश है, इस बात को समझना, राज्यों में तो विभक्त है, राज्यों में देखो उत्तर प्रदेश, केरला, कर्नाटक, ये सब राज्यों में विभक्त है, लेकिन अविभाज्य संघ है। अविभाज्य मतलब संघ, संघ जो है वो विभाज्य नहीं हो सकता, मतलब अविभाज्य है, मतलब सारे राज्य एक दूसरे पूरा मिलकर देश बनाएंगे, कौन सा? भारत। अब देखो, सर्वसम्मति और समायोजन को संविधान सभा सर्वोपरि रखकर निर्णय लेती है। संविधान सभा
किसको रख के अपना निर्णय लेती थी संविधान सभा? किस चीज़ से अपना निर्णय लेती थी? किससे? सर्वसम्मति और समायोजन से। सर्वसम्मति मतलब सबकी सहमति होती थी, और समायोजन कोई चीज़ जैसे कि कुछ लोग सहमत हैं, कुछ लोग नहीं सहमत हैं, तो उसको समायोजित कर लिया जाता। अच्छा, इस चीज़ को ऐसा कर लो, इस चीज़ को ऐसा कर लो, तो एक दूसरे को मना के मतलब समायोजन करके उस चीज़ पर फिर निर्णय ले लिया जाता था। ये वाक्य बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है, सर्वसम्मति और समायोजन के। ठीक है, ऐसा नहीं कि हाँ कोई अध्यक्ष है उसी की चलेगी, नहीं, सबकी चलती थी। अब आर्टिकल 1C में क्या दिया गया है? ये सब क्लास पूछे गए थे यूपीएससी में, इसलिए ध्यान से पढ़ना होगा। क्या? भारतीय क्षेत्र को 3 भागों में विभाजित किया गया है। 1C में क्या कहा गया है? राज्य कितने? 28 हैं, संघ कितने? 8 हैं, और भारत सरकार द्वारा अधिग्रहित क्षेत्र जो कि अभी तक 0 है। भारत ने अभी तक कोई भी राज्य अपना अभी अधिग्रहण नहीं किया है। ठीक है, भारत के क्षेत्र, भारत का संघ से ज़्यादा अर्थ व्यापक समेट। भारत के क्षेत्र, भारत के क्षेत्र यहीं पे लिख सकता था भारत संघ, यहाँ पे भारत संघ लिख सकता था, लेकिन नहीं। भारत के क्षेत्र का मतलब क्या है? ये है कि जैसे कि कुछ और भी चीज़ जैसे कि भारत ने शामिल की, जैसे कि बांग्लादेश से या किसी भी नेपाल से कोई भी चीज़ छीनी या किसी भी देश को मार तोड़ के अपने पास चीज़ लाया, तो वो सब चीज़ें क्या किसके अंतर्गत आएंगी? भारत के क्षेत्र के अंतर्गत। और भारत के संघ के अंतर्गत वही चीज़ आएगी जो अभी राज्य हैं, संघ केंद्र शासित प्रदेश हैं, बस। और बल्कि इसीलिए कहा गया कि भारत का क्षेत्र जो है भारत के संघ से ज़्यादा व्यापक अर्थ समेट है। इस वाक्य का कुछ ज़्यादा लेना देना नहीं, बस मैंने समझाने के लिए चीज़ लिख दी कि जहाँ पे भारत का क्षेत्र लिखा हो उसका मतलब ये होगा कि भारत के पास 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश तो हैं ही हैं। उसके बाद भारत किसी चीज़ को अधिग्रहित करता है, किसी भी देश की ज़मीन को, तो वो भारत के क्षेत्र के अंतर्गत आएगी। लेकिन जब भारत के संघ बोला जाए तब उसमें सिर्फ 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश आएंगे। अब आर्टिकल 2 देखिएगा, अनुच्छेद 2 क्या कहता है? संसद विधि द्वारा ऐसी शर्तों पे जो वह ठीक समझे, कौन? संसद ठीक समझे, संघ के नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकती है। कोई 2 भी राज्य, जैसे कोई राज्य ए है, ठीक है, और कोई राज्य बी ए है, ठीक है। थोड़ा यहाँ पे इसके पास में लिख देते हैं बी ए है, क्योंकि इनके बॉर्डर तो मिलते हैं, और इनको तीसरा राज्य बनाना है, तो इन दोनों का क्षेत्र ले लिया जाएगा, इतना क्षेत्र। ठीक है, इतना क्षेत्र ले लिया, तो इतना क्षेत्र किसका हो गया? तीसरा राज्य का हो गया। ठीक है, ये तीसरा राज्य हो गया। जब ये तीसरा राज्य हो गया तो इनका देखो अलग अलग सबके क्षेत्र हो गए। ये राज्य बी हो गया, ये राज्य सी हो गया। तो वही चीज़ यहाँ पे कही गई है कि भारत है किन्हीं भी 2 राज्यों का क्षेत्र लेके तीसरा राज्य बना सकती है। समझे कि नहीं समझे? वही चीज़ समझे कि संसद विधि द्वारा ऐसी शर्तों में जो उसे ठीक समझे संघ से नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकती है। नए राज्य का प्रवेश, इसका मतलब क्या है? उनका क्या मतलब है? उनका पहले से अस्तित्व होने के बाद ही भारत संघ में शामिल नहीं थे। उनका पहले से अस्तित्व होने के बाद ही भारत संघ में शामिल नहीं थे। जैसे कि सिक्किम था क्या कि तो पहले से था कि नहीं था? तो इसमें क्या है कि इसको जब भारत सरकार ने 36वें संविधान संशोधन, हम आपको टॉप 50 इसमें संशोधन नहीं करवाएंगे, तब टॉप 50 संशोधन करवाएंगे, तो उनमें वही पूछे जाते हैं। संशोधन तो बहुत हो चुके हैं, लगभग 50 से 100 हम आपको संशोधन करवाएंगे जो क्वेश्चन आने की संभावना है, हैं? तो उनमें ये चीज़ बताएंगे कि आखिर ये क्या था। बस नए राज्यों का प्रवेश क्या है, जैसे सिक्किम था लेकिन उसका बाद में भारत संघ में शामिल किया गया था, लेकिन उस टाइम पे जब शामिल नहीं था, इसीलिए कहते हैं नए राज्यों का प्रवेश। जैसे सिक्किम तो 36वें संविधान संशोधन द्वारा ही तो शामिल किया गया था। अब देखो, नए राज्य की स्थापना, पहले से स्थापित नहीं थे, उन्हें भारत संघ में पुनर्गठन कर शामिल कर लिया गया। जैसे तेलंगाना क्या पहले से था? पहले से थोड़ी था। देखो, नए राज्यों की स्थापना 2 तरीके से हो सकती है। कौन कौन तरीके से? एक तो आप जिनका पहले से अस्तित्व था, ठीक है, एक तो जिनका पहले से अस्तित्व था जैसे सिक्किम, उसको वो भी एक राज्य था, शामिल कर लिया। एक दूसरा नए राज्य की स्थापना कैसे हो सकती है? कैसे? कि जिनका अस्तित्व नहीं था, जिनका अस्तित्व पहले से नहीं था, और 2 राज्यों की सीमा को काट पीट के, जैसे हमने ABC करके बताया था, तो ये एक प्रकार क्या था? तेलंगाना 2 जून 2014 को बना था, और 2 जून 2024 को इसकी नई राजधानी मिली। और जो तेलंगाना को नई राजधानी कौन सी मिली, जरूर हमें बताइएगा, ठीक है, कमेंट करके। आगे देखो आर्टिकल 3 क्या कहता है? आर्टिकल 3 कहता है संसद विधि द्वारा नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों की क्षेत्र सीमाओं के नाम में परिवर्तन कर सकती। कौन? संसद कर सकती। अच्छा याद रखना, आर्टिकल 3 में बस मेन वर्ड जो है संसद, और कुछ भी नहीं है। नए राज्यों का निर्माण या वर्तमान राज्यों के क्षेत्र या सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है। बिल्कुल, किसके तहत? सीमा में परिवर्तन कौन करेगी? आर्टिकल 3 के तहत। लेकिन नए राज्य स्थापित करना या किसको नाम देना, किसका नाम क्या होगा, तो आर्टिकल 2 होगा। नाम किस तरीके से दिया जाता उसकी यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। यदि उपरोक्त कोई भी बदलाव से रिलेटेड अध्यादेश राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बाद ही संसद में
पेश किया जाएगा। क्यों? जैसे कि संसद है, संसद में कब पेश किया जाएगा? जब राष्ट्रपति की जैसे पूर्व अनुमति ले ली जाएगी। हाँ, राष्ट्रपति से पूछा जाएगा इस राज्य का हम नाम बदलेंगे, राज्य का नाम उत्तर प्रदेश का नाम कुछ भी, कोई भी प्रदेश कर देंगे, उत्तम प्रदेश करेंगे। जैसे उत्तर प्रदेश है तो इसका नाम उत्तम प्रदेश करना है, तो हमें मंजूरी तो लेनी पड़ेगी किसकी? राष्ट्रपति की। कब लेनी पड़ेगी? संसद में बिल पेश करने से पहले। किसकी लेनी पड़ेगी? राष्ट्रपति की। अच्छे से समझ लेना। अब आगे देखो, जब यूपी से 13 पहाड़ी राज्यों को अलग करके उत्तराखंड बनाया गया था, क्वेश्चन पूछा गया था कितने पहाड़ी जिलों को दूर अलग करके उत्तराखंड बना था? कितने? 13 पहाड़ी जिले उत्तर प्रदेश से अलग हुए थे उस टाइम पे। संयुक्त प्रांत उत्तरांचल, जो कुछ भी नाम हो उसका हो जानेगा, लेकिन आपको मेन चीज़ें वही वही लिखी मिलेगी यहाँ पे, ज़्यादा आपको भगदड़ नहीं मचानी है। अब देखो आर्टिकल 4 क्या कहता है? अनुच्छेद 2 और 3 के तहत कुछ भी परिवर्तन होगा, कुछ भी करें या कुछ भी परिवर्तन होगा, वो साधारण बहुमत से होगा। साधारण बहुमत मतलब कि जो प्रेजेंट हैं, जितने भी प्रेजेंट हैं 50% + 1, 50% + 1। जैसे कि संसद की जो क्षमता है 500 है, तो 251 लोग आराम से इसको बहुमत दे सकते हैं। या जैसे 500 क्षमता है, 400 लोग उपस्थित हुए, तो 201 आपको चाहिए। साधारण बहुमत यही होता है, साधारण बहुमत कुछ नहीं होता। बहुमत के प्रकार भी पढ़ाएंगे, सब कुछ पढ़ाएंगे, उसकी टेंशन मत लीजिएगा। आर्टिकल 4 यही कहता है कि अनुच्छेद 3 पर 4 के तहत कुछ भी परिवर्तन होगा वो किसके तहत होगा? साधारण बहुमत के तहत होगा। अब देखो राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों का उद्भव कैसे हुआ। भाई संघ में वो तो पढ़ाई दिया आपको, अब आपको नीचे का थोड़ा ही पढ़ लीजिएगा। सबसे पहले क्या हुआ? देसी रियासतों का एकीकरण। सबसे पहले क्या हुआ? देसी रियासतों का एकीकरण। क्या हुआ? आज़ादी के समय भारत में 2 राजनीतिक श्रेणियाँ थीं। आज़ादी के समय 2 राजनीतिक श्रेणियाँ थीं, मतलब राज्य 2 श्रेणियों में विभाजित थे। कौन कौन से? ब्रिटिश प्रांत, जो ब्रिटिश सरकार के शासन के अधीन थे सीधे। जैसे इस टाइम पे छोड़ो, सीधे देखो ब्रिटिश प्रांत कौन थे? जो ब्रिटिश सरकार जिन पे शासन करती थी। और देसी रियासत राजा के शासन के अधीन थे। देसी रियासत क्या थी? कि जैसे कि अंग्रेजों ने मारा राजा को, तो उनसे कह दिया जाता था कि तुम अपने पास और उन्होंने सरेंडर कर दिया अंग्रेजों के सामने, तो अंग्रेज कहते थे कि अच्छा ठीक है, तुम राज्य अपना चलाते रहो और रेवेन्यू वगैरह इस सब हमें देते रहना, कठपुतली के तौर पे, ऐसे समझो। तो देसी राजा के शासन के अधीन ब्रिटिश राजशाही संबंध था। ठीक है, जैसे कि इस टाइम पे केंद्र शासित प्रदेश हैं। 552 देसी रियासतें थीं, 549 भारत में शामिल हो गई स्वतंत्रता से पहले ही। 1947 से पहले ही 549 देसी रियासतें शामिल हो गई थी। अब कौन कौन सी शामिल नहीं थी उनको देख लीजिएगा। 3 देसी रियासतें। हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई द्वारा ऑपरेशन पोलो द्वारा 26 अक्टूबर 1947 को शामिल किया गया। ऐसा बहुत जगह क्वेश्चन पूछा, किस ऑपरेशन के तहत हैदराबाद को शामिल किया गया था? ऑपरेशन पोलो के तहत 26 अक्टूबर 1947 को। और इसके रियासती मंत्रालय किसके पास था उस टाइम पे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, और प्रशासक कहाँ, जो हैदराबाद का प्रशासक कौन था? मुस्लिम था। और जनता कैसी थी? हिंदू थी। आप समझ रहे हो इस चीज़ को? जनता इसकी हिंदू थी। अब आगे देखो कश्मीर, अगली देसी रियासत कौन सी थी? कश्मीर। कश्मीर में क्या सिस्टम था? हिंदू राजा हरि सिंह थे, लेकिन वहाँ की जनता अधिकांश कैसी थी? मुस्लिम थी। राजा हिंदू था लेकिन जनता मुस्लिम थी। कश्मीर ने स्वतंत्र रहने का निर्णय लिया। कश्मीर ने कहा कि हम अपना अलग देश टाइप के रहेंगे। ठीक है, फिर क्या हुआ? अब जो भाई ग्रुप से बाहर भागेगा तो उसे, जैसे ना आप जंगल में देखते हो कि भैंस या कोई भी हिरन ग्रुप से बाहर गया नहीं कि उसे कबीले खा जाएंगे, मतलब शेर चीता लोग खा जाएंगे। 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तानी सेना कबायली वेशभूषा में, किस वेशभूषा में आई थी? कबायली वेशभूषा में आई थी, में आकर जनता पर अत्याचार करने लगी। जो किसकी? जम्मू कश्मीर की, जिसमें राजा हरि सिंह ने अपने खुद को स्वतंत्र रहने का निर्णय लिया था। राजा ने नेहरू से सहायता मांगी और अंत में राजा भैया भागता हुआ एकदम, नेहरू जी हमें बचा लीजिए, भागता हुआ नेहरू के पास गया। तो सहायता मांगी। अंत में 26 अक्टूबर 1947 में राजा ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हैं। कौन? राजा हरि सिंह विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हैं। एक चीज़ बताएं, आप नेहरू को गलत कह सकते हो, लेकिन मैं नेहरू को कभी गलत नहीं कह सकता, क्योंकि उस टाइम पे क्या सिचुएशन रही थी आपको पता। उस टाइम पे भुखमरी तक के शिकार थे भारत, और आज कुछ भी कोई भी बोल दे मुंह उठा के, वो बोलना बहुत आसान होता है। आप खुद सोचते होगे दूसरों को ज्ञान देना कितना आसान होता है, वो काम खुद करके दिखाओ तब ये चीज़ें सही लगती हैं। ठीक है, तो मेरे लिए सबसे बेस्ट प्राइम मिनिस्टर आज तक का, देखो सबकी अपनी अपनी चर्चाएं हो सकती हैं, आज तक का मेरा सबसे बेस्ट प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी। इनसे बेस्ट हमें तक आज तो कोई भी पीएम नहीं लगा। मतलब एक प्रायोरिटी होती है कि किस रूप में, हर चीज़ में, बस एक काम को छोड़ के। तो आप इतना याद रखें, 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर राजा हरि सिंह ने हस्ताक्षर किए। कब किए थे? 26 अक्टूबर 1947 को। ये क्यों करवाए गए थे? नेहरू ने कहा था तभी हम सेना आपके वहाँ भेजेंगे। वो यूएनओ के ये रूल्स होते हैं, उनको ना पढ़िएगा, क्यों, सीधा सीधा इतना समझिएगा। विलय पत्र पर कब हस्ताक्षर हुए थे? 26 अक्टूबर 1947 को।
31 अक्टूबर 1947 में यूएन में जाकर युद्ध विराम की घोषणा कर दी। यही गए थे महाराज जी, तो इनको ये भी गलती रही, यूएन में नहीं जाना चाहिए था। और 2/3 बहुमत पर भारत और 1/3 बहुमत पर पाकिस्तान, ठीक है, इनको बहुमत मिला था। जूनागढ़, इसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, इसमें कुछ भी ज़रूरत नहीं है। जूनागढ़ प्रशासक कौन था? मुस्लिम जनता कैसी थी? हिंदू। 20 जनवरी 1948 को जनमत संग्रह थे। इसका जनमत संग्रह से देखो, हैदराबाद ऑपरेशन अपोलो और जम्मू कश्मीर विलय पत्र के तहत, और जो जूनागढ़ थी वो किसके जनमत संग्रह से शामिल हुई थी, किसमें? भारत के पक्ष में। 99% जनता ने वोट कहाँ दिया था? भारत के पक्ष में, ठीक है। प्रशासक आपको पता होना मुस्लिम और जनता हिंदू थी। 20 जनवरी 1948 को जनमत संग्रह द्वारा कौन जूनागढ़ भारत में शामिल हो गया। अब देखिएगा 1950 में संविधान के भारतीय संघ में 4 प्रकार के राज्य थे। 1950 में जब हमारा संविधान बना था और देश आज़ाद हुआ था। भाग का में 9 थे, भाग खा में 9 थे, भाग गा में 10 थे, और भाग गा में भाग खा में मतलब ABCD मान लो इनको, अंडमान निकोबार। किस में? एकमात्र राज्य था, कौन सा? भाग डी में, और पार्ट डी में, ठीक है। बाकी आपको याद करने की जरूरत नहीं है। राज्यों का वर्तमान स्वरूप कैसे बना, क्या हुआ, अब इस पे चलते हैं। राज्यों का वर्तमान स्वरूप क्या है? देखो, क्वेश्चन कोई कुछ भी कहे वो अलग बात है, लेकिन हम उतना पढ़ाएंगे आपको क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, बस इतना मेरी टैगलाइन से। सर्वप्रथम रियासतों के एकीकरण के बाद भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग हुई। जैसे कि रियासतों का एकीकरण हो गया, जहाँ जिसको जाना था वो सब हो गई। उसके बाद फिर क्या हुआ कि राज्यों के लोगों ने या उनके नेताओं ने भाषाई राज्य के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन की मांग की। जब मांग की तो सबसे पहले कौन सा भाई मांग करोगे तो सरकार कोई न कोई कमेटी बनाएगी। तो सबसे पहले समिति कौन सी बनी थी? एस के धर समिति, जून 1948 में। इन्होंने अपनी रिपोर्ट में भाषाई आधार के बजाय प्रशासनिक सुविधा के अनुसार होना चाहिए, इन्होंने मना कर दिया। इसका मतलब कि एस के धर समिति ने मना कर दिया, तो भाषाई आधार पर राज्य नहीं बनाए जा सकते। उसके बाद फिर क्या हुआ? JBP समिति बनी। तो उसके बाद फिर JBP समिति बनी, क्यों? फिर मांग उठी होगी तभी तो JBP समिति बनी होगी ना, फिर JBP समिति बनी। उसके बाद क्या हुआ? JBP समिति का मतलब पंडित नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया बने, और उसके दिसंबर 1948 में बनी। इन्होंने भी मना कर दिया कि भाषाई आधार पर राज्य नहीं बनाए जा सकते, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ? इन सब के बाद में, ये सब दोनों कमेटी बनने के बाद में, जो आंध्र प्रदेश के कौन? पोट्टू श्री रामुलु ने 56 दिन का आमरण अनशन किया। एक कांग्रेस के ही थे, आमरण अनशन करते हुए इनकी मृत्यु हो गई भाई, उसी टाइम मृत्यु हो गई 56 दिन के बाद। और 1 अक्टूबर 1953 में प्रथम तेलुगु भाषी राज्य आंध्र प्रदेश का गठन कर दिया गया। जैसे ही पोट्टुलू श्रीरामुलु की मृत्यु हुई, तुरंत ही कौन क्या बन गया? आंध्र प्रदेश प्रथम तेलुगु भाषी राज्य बन गया भाषाई आधार पर 1953 में। फिर उसके बाद और भी राज्य अपनी मांग उठाने लगे। जब मांग उठाने लगे तो उसके बाद कौन सा आयोग बना? फजल अली आयोग 1956 में, या राज्य पुनर्गठन आयोग। इसमें 3 सदस्य थे, जस्टिस फजल अली, हृदयनाथ कुंजरू और KM पणिक्कर। जस्टिस फजल अली याद करने पड़ेंगे, हृदयनाथ कुंजरू और कौन थे? KM पणिक्कर। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में भाषाई आधार पर राज्य को पुनर्गठन के लिए सहमति दे दी। किस समिति ने भाषाई आधार पर अपने राज्य के पुनर्गठन की अनुशंसा की थी? कौन थी? फजल अली आयोग 1956। इसमें 3 सदस्य थे, जस्टिस फजल अली, हृदयनाथ कुंजरू और KM पणिक्कर। अब देखना, जो ABCD में राज्य विभाजित थे वो किस संविधान संशोधन द्वारा अलग हुए थे? अभी क्वेश्चन आया था, एग्जाम हुआ था उसमें ही, ठीक है। खास का भी पिछले एग्जाम का याद नहीं रहा तो दिखा देंगे जब हम बोलाएंगे। टॉप 100 क्वेश्चन की सीरीज, जिसमें कुछ भी चीज़ें छूटेंगी नहीं, इसमें कुछ भी छूट गया हो तो। 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा 4 प्रकार के जो 4 प्रकार के भाग थे उनको खत्म कर दिया गया, और ख़त्म कर 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरी बनाएंगे। आपसे कहा जाएगा कि 4 प्रकार के राज्यों को खत्म करने के बाद कितने राज्य बने थे? कितने राज्य? 14 राज्य बने, तो 6 यूनियन टेरिटरी बनी थी। उसके बाद 1956 के बाद बनाए गए राज्य एवं UT क्षेत्र। अब देखिएगा, इनके हमें सन याद करने पड़ेंगे। UPSI में क्वेश्चन 2 आए थे और दोनों एकदम रखा गया था, राज्य दे दिए गए तो उनका क्रम रखने के लिए बताया गया, तो कौन राज्य पहले बना था? महाराष्ट्र सबसे पहले बना 1 मई 1960 को। महाराष्ट्र और गुजरात। महाराष्ट्र कैसे बना? मराठी भाषी क्षेत्र, और गुजरात बना गुजराती राज्य क्षेत्र। दोनों एक ही थे, इनको काट के अलग कर दिया 1 मई 1960 को। अब आप लोग याद रखो, मैंगो, एक ट्रिक है, मैंगो, MANGO, मैंगो। इनका सबका 1987 में मैंगो नामक जो
राज्य बने गए थे वो 1987 में बने थे मैंगो। अब देखो मैंगो में क्या गया था, एम फॉर मिजोरम 20 फरवरी 1987, 1987 याद रखना। अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987। उसके बाद गोवा 30 मई 1987, 30 मई 1987 को। अब उसके बाद बना नागालैंड। 3 मैंगो बन गए, मिजोरम मैंगो मतलब मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अब उसके बाद नागालैंड आ गया। 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड बना, 1 दिसंबर 1963 को। हरियाणा 1 नवंबर 1966 को बना, बहुत बार पूछा गया। सबसे बाद हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971 को बना। सिक्किम 16 मई 1975 को 36वें संविधान संशोधन द्वारा बना। ये सब याद करनी पड़ेंगी, इनकी कोई ट्रिक नहीं है, बाकी आपको याद करना ही पड़ेगा। उसके बाद 3 राज्य बने 2000 में। कौन? सबसे पहले उत्तराखंड बना, कितने राज्यों को लग करके? 13 राज्य नहीं, 13 जिलों को अलग करके, पहाड़ी जिले थे। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को बना और झारखंड बना 15 नवंबर 2000 को, ठीक है। आपको तीनों याद कर, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड। तेलंगाना कब बना? 2 जून 2014 को। पंजाब 1 नवंबर 1956 को, त्रिपुरा 1972 को, चंडीगढ़ 1 नवंबर 1966 को, ठीक है। आपके पॉलिटी का संघ और राज्य क्षेत्र इससे बेहतर नहीं हो सकता था इतने कम टाइम में। आप जितना रिवीजन करोगे, हम एक चीज़ सोच रहे थे, जो जो लास्ट तक आया होगा वो सोच रहा होगा कि जैसे लोग ग्रुप स्टडी नहीं करते हैं, ग्रुप स्टडी है, तो हमने सोचा है कि कोर्स ख़त्म हो जाए, कोर्स ख़त्म हो जाए उसके बाद हम क्या करेंगे, डेली हम मतलब कि आपको टॉपिक दे दिया करेंगे, कि कोई भी टॉपिक दे दिया, जैसे कि हमने दे दिया आपको संघ और राज्य क्षेत्र, संघ और राज्य क्षेत्र। आप ग्रुप स्टडी ग्रुप में करते होंगे, जो कि ज़्यादा चांस रहते हैं बिगड़ने के, और हम आपके पास लाइव आया करेंगे कि हमने आपको टॉपिक दे दिया संघ और राज्य क्षेत्र, और फिर लाइव आके हम आपसे क्वेश्चन पूछा करेंगे कि ये सबसे पहले मैंगो, जैसे कि सिक्किम था, वो कौन से संविधान संशोधन द्वारा बना था? कौन से संविधान संशोधन? 36वें संविधान संशोधन द्वारा बना था। ये भारत में मतलब कि भारत में विलय हुआ था। तो ऐसे हम क्वेश्चन पूछा करें, आप उनका जवाब दे दिया करना। ऐसे करके आप बताइएगा, एक ग्रुप स्टडी इससे बेहतर कुछ हो सकती है? हम आपको टॉपिक दे दिए और आपको पता है कि कल हम लाइव आएंगे और उन चीज़ों आपसे पूछी जाया करेंगी, ये हो जाएगी आपकी ग्रुप स्टडी। ये सारे टॉपिक खत्म होने के बाद में एक मतलब कि ये सब कुछ धीरे धीरे सब कुछ सही हो गया, तो हमें एक जरूर सेट करेंगे पढ़ाई का तरीका हम जरूर सेट करेंगे आप लोगों के आगे, और फिर कहेंगे कि जाओ अब तुम किसी भी टीचर से पढ़ लो, इससे बेहतर कंटेंट नहीं पाओगे। सोशल मीडिया आपको मिल गया, कल आपको भारतीय कृषि मिल जाएगा। भारतीय कृषि मिलते ही अब देखना कि धीरे धीरे दोनों टॉपिक चल रहे कि नहीं चल रहे, तो आपको सब चीज़ें धीरे धीरे अच्छे से मिल जाएंगी। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना।